हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन ये क्लैन की मदद करने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन इस पर पिल टावर की ये कंडीशन थी कि जियन का ये क्लैन से कोई घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए, तभी पिल टावर वाले जियन को कंपटीशन में हिस्सा लेने की परमिशन देते। ये रूल ये क्लैन अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए ये क्लैन ने ये प्लान बनाया था कि वो पिल टावर से ये कहेंगे कि जियन जिनलिन का मंगेतर है, जिस कारण फिर पिल टावर जियन को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने देता। अब आगे जियन की तो सांसें अटक गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था इस मैटर पर उसे क्या कहना चाहिए। आखिर जिनलिन उसकी बहन जैसी थी, ऐसे में जियन उसके मंगेतर बनने का नाटक कैसे कर सकता था। जियन येजोंग की तरफ मुड़ता है और येजोंग को गुस्से से कहता है, एल्डर येजोंग, जिनलिन मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं उसके साथ ऐसा कोई भी नाटक नहीं करने वाला हूँ। माफ़ कीजिए, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। जियन की बात सुन जिनलिन रोने लगती है और जियन से कहती है, भाई जियन, आप हमारी आखिरी उम्मीद हैं, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए और आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि हमारा ये क्लैन आपको सच में मुझसे शादी करने पर मजबूर करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारा ये नाटक सिर्फ ये कंपटीशन होने तक चलेगा, जिसके बाद हम सभी को बता देंगे कि ये बस एक नाटक था और कंपटीशन ख़त्म हो जाने के बाद किसी को इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि ये बस एक नाटक था। जिनलिन को रोता देख जियन परेशान हो जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को इशारा करता है। लिटिल फेरी डॉक्टर जिनलिन के पास जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, जिनलिन, तुम रो क्यों रही हो? तुम चिंता मत करो, जियन ने तुमसे कहा था ना कि वो तुम्हारी मदद करेगा, तो वो ज़रूर करेगा। अब तुम चुपचाप रोना बंद करो। ये सुनकर जिनलिन जियन की तरफ देखती है और जियन बस मजबूरी में अपना सिर हिलाते रह जाता है। वो सच में ये नाटक नहीं करना चाहता था, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इधर फाइनली जियन को मानता देख येजोंग राहत की सांस लेते हैं, मगर उन्हें जियन की नज़रों में एक अजीब सी नाराज़गी दिख रही थी। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने ऐसा कर कर जियन को नाराज़ कर दिया है, पर इस मैटर पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए वो आगे जियन को परेशान न करते हुए कहते हैं, जियन, कंपटीशन के लिए हमें अगले 2 महीनों में निकलना होगा। तुम्हारे पास 2 महीने हैं ट्रेनिंग के लिए। इस दौरान अगर तुम्हें किसी भी हर्ब की ज़रूरत पड़े तो हमें बताना, हम तुम्हारे लिए जल्द से जल्द उन हर्ब्स को इकट्ठा कर देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से तुम्हारी ट्रेनिंग में कोई रुकावट आए, इसलिए तुम बस अपने ट्रेनिंग पर फोकस करो। तुम्हें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगेंगे तुम बस उनके बारे में हमें बताते रहना, हम तुम्हें जल्द से जल्द वो इंग्रेडिएंट्स ला के दे देंगे। इधर जियन ने सुनकर परेशान हो जाता है। सच में उसके पास कंपटीशन के लिए बहुत ही कम वक्त बचा था और इस कम वक्त में ही उसे खुद को इतना बेहतर बनाना था कि वो पूरे डोइकुई कॉन्टिनेंट के टॉप एल्केमिस्ट को भी हरा सके, टॉप एल्केमिस्टों का भी सामना कर सके। मगर जियन आखिर कब पीछे हटा था जो वो आज पीछे हटता। जितना ज़्यादा बड़ा चैलेंज उसके सामने आता था, जियन उतने ही जोश के साथ उसका सामना करता था और इस बार भी वो यही करने वाला था। इधर येजोंग और जिनलिन अब उस हॉल से चले जाते हैं और जियन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो जल्द से जल्द खुद को और ज़्यादा बेहतर एल्केमिस्ट कैसे बनाए। तो उसके पास खुद को बेहतर बनाने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे। अगर उसे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ानी थी तो उसके लिए उसे मेडिटेशन करनी पड़ती, और अगर उसे अपने एल्केमिस्ट का हुनर बढ़ाना था तो उसके लिए उसे लगातार मेडिसिनल पिल्स रिफाइन करने की प्रैक्टिस करनी होती। अब जियन के लिए एक समस्या थी कि उसके पास इतनी सारी जड़ी बूटियाँ नहीं थीं जिनके बल पर वो अगले 2 महीने तक लगातार प्रैक्टिस करता रहता और खुद को बेहतर बनाता रहता। पर इसका हल ये क्लैन ने ढूंढ लिया था। ये क्लैन अभी भले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, मगर उनके पास पिछले न जाने कितने सालों से इकट्ठा की गई उनकी जड़ी बूटियाँ आज भी सुरक्षित रखी हुई थी। ये जड़ी बूटियाँ ये क्लैन के एल्डर्स ने अपने अपने टाइम पर इकट्ठा की थी, जो आज जियन के काम आने वाली थी। ये क्लैन के पास जड़ी बूटियाँ थीं और जियन के पास टैलेंट और उसकी मेहनत। इन्हीं के दम पर जियन ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। एक बड़े से कमरे में एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म था। वो पूरा कमरा लाल रंग के पत्थरों से बना हुआ था जो मैग्मा रॉक थे। ये मैग्मा रॉक वॉल्केनो में पाए जाते थे और इनकी खासियत ये थी कि ये बहुत ही खतरनाक हाई लेवल के टेम्परेचर को भी सह सकते थे। कमरे में मौजूद वो प्लेटफॉर्म भी इन्हीं रॉक से बना हुआ था। प्लेटफॉर्म के बीचों बीच अभी के लिए एक लड़का बैठा हुआ था। उस लड़के के सामने एक बड़ा सा
लाल रंग का फर्नेस रखा हुआ था जिसमें लगातार पिल रिफाइन हो रही थी। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि जियान था, जो न जाने पिछले कितने दिनों से यहाँ पर लगातार पिल रिफाइन कर रहा था। कमरे में चारों तरफ बहुत ज़्यादा फ्लेम्स फैली हुई थी, जिससे कमरे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अगर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पर खड़ा होता तो लगभग आधे घंटे में ही वो मारा जाता। अगर जियान की बॉडी हेवनली फ्लेम से प्रोटेक्टेड ना होती तो उसके लिए यहाँ पर टिक पाना लगभग नामुमकिन होता, मगर जियान की हेवनली फ्लेम्स ने सब कुछ संभाल लिया था। जियान के चारों तरफ हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ रखी हुई थी, जिनसे बहुत ही अच्छी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। मगर जियान का पूरा फोकस तो अभी के लिए फर्नेस पर ही टिका हुआ था। जियान बिल्कुल भी अपना ध्यान कहीं इधर उधर विचलित नहीं होने दे रहा था। तभी वो पिल पूरी तरह से रिफाइन हो जाती है और जियान उस पिल को फर्नेस से निकालकर अपने हाथों में लेकर देखने लगता है। ये पिल एक ग्रेड 7 की पिल थी जिसका नाम इंस्टेंट क्वी पिल था। इंस्टेंट क्वी पिल किसी भी वॉरियर की डोईक्वी जल्द से जल्द लौटा सकती थी। अगर किसी वॉरियर की डोईक्वी फाइट के दौरान खत्म हो जाती थी तो वो इंस्टेंट डोईक्वी पिल खाकर अपनी डोईक्वी जल्द से जल्द रिकवर कर सकता था। यहाँ तक कि एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर पर भी ये पिल बहुत ज़्यादा असरदार होती थी, इसलिए मार्केट में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। जियान अपनी स्पेस्टो रिंग से एक जेड बॉटल निकालता है और इस पिल को भी उस जेड बॉटल के अंदर डाल देता है। उस जेड बॉटल के अंदर अभी के लिए कई सारी पिल्स थीं जिन्हें जियान ने पिछले दिनों रिफाइन किया था। पिछले दिनों जियान ने कई सारे रिफाइनमेंट्स किए थे और इस दौरान उसने कई सारी अलग अलग तरह की पिल्स रिफाइन कर अपना लेवल बढ़ाने की कोशिश की थी और इसका उसे फ़ायदा भी हो रहा था। उसकी पावर, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी और उसका लेवल लगातार बढ़ता जा रहा था। अभी के लिए जियान उस लेवल पर पहुंच गया था जहां पर वो एक ग्रेड 7 के मिडल लेवल की पिल रिफाइन कर सकता था और ये लेवल उसने पिछले दिनों ही हासिल किया था, जिससे उसकी ट्रेनिंग की स्पीड समझी जा सकती थी। पर क्या अब जियान रुकने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। जियान अपनी ट्रेनिंग जारी रखता है। वो फिर से कई सारी हर्ब्स उठाता है और उन्हें फर्नेस में डालकर उन्हें रिफाइन कर उनसे मेडिसिनल पिल बनाने लगता है। जियान लगातार पिल रिफाइन करते जा रहा था। इस दौरान जब भी उसे हर्ब्स की ज़रूरत पड़ती थी तब ये क्लैन के मेंबर्स उसे हर्ब्स लाकर दे दिया करते थे, जिससे उसकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट नहीं आ रही थी। इसी तरह जियान की ट्रेनिंग जारी रहती है। जियान बिना कुछ सोचे समझे, बिना खाए पिए, बिना भूख प्यास की परवाह किए लगातार ट्रेनिंग करता रहता है। उसकी ये ट्रेनिंग देखकर ये क्लैन के लोग भी शॉक थे। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ये एक लड़का जो अभी ठीक से 20 साल का भी नहीं हुआ है वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है। मगर वो ये बात भी समझते थे कि अगर किसी इंसान को दुनिया के टॉप पर पहुंचना होता था तो उसे बाकी लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। इसीलिए किसी ने भी जियान की ट्रेनिंग में दखल देने की कोशिश नहीं की। इधर जियान अपनी ट्रेनिंग पर लगातार फोकस कर रहा था क्योंकि वो जानता था अगर उसे पिल गैदरिंग के टॉप 10 में आना था तो उसके लिए उसे एक रैंक 7 के हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करनी पड़ती। इसके बाद ही वो टॉप 10 में आ पाता। इसलिए भले ही जियान अभी के लिए रैंक 7 की मिडिल ग्रेड की पिल रिफाइन कर पा रहा था मगर उसके मुताबिक इतना काफ़ी नहीं था, इसलिए वो बिना रुके लगातार मेहनत करता जा रहा था। इस दौरान उसने कई सारी ग्रेड 7 के इनिशियल ग्रेड की पिल रिफाइन कर दी थी और कुछ मिडिल ग्रेड की पिल भी रिफाइन कर दी थी। अभी के लिए जियान को ट्रेनिंग करते करते लगभग 1 महीना हो चुका था। इस 1 महीने में जियान ने हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करना भी सीख लिया था। हाँ, उसे ये सीखने में काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स का सामना करना पड़ा था, मगर अब वो अगर कोशिश करे तो वो एक हाई ग्रेड की पिल भी रिफाइन कर सकता था। बस उसे अभी के लिए हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करने के लिए थोड़ी ज़्यादा बार ट्राई करना पड़ता, मगर अभी के लिए उसके पास 1 महीना और था और जियान इस 1 महीने में खुद को इतना ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता था कि वो चाहे एक ग्रेड 8 की पिल रिफाइन ना कर सके मगर ग्रेड 7 के हाई ग्रेड की पिल रिफाइन करने में उसे ज़्यादा समस्याओं का सामना ना कर सके। वो कम से कम जड़ी बूटियों में ग्रेड 7 के हाई ग्रेड की पिल रिफाइन कर सके। जियान अपने पिल रिफाइनमेंट पर ध्यान दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे चारों तरफ एक आवाज़ गूंजती सुनाई पड़ती है।
जब जियान इसे गौर से सुनता है तो चौंक जाता है, क्योंकि ये आवाज़ खतरे की घंटी की थी और ये घंटी तभी बजाई जाती थी जब ये क्लैन किसी बड़े खतरे में हो। ये समझ में आते ही जियान किल रिफाइनमेंट रोक देता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। जियान ने ये क्लैन को वादा किया था कि वो ये क्लैन की मदद करेगा और पिछले 1 महीने में उसने ये क्लैन की कई सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल कर ली थी, जो ये क्लैन ने न जाने कितने सालों से अपने पास इकट्ठा कर कर रखी थी। ऐसे में अब जियान, जब ये क्लैन मुसीबत में था तो जियान पीछे नहीं हट सकता था। ऐसे में जियान अब उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए जियान जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोलता है और उस कमरे से बाहर आ जाता है। कमरे के बाहर ही लिटिल फेरी डॉक्टर बैठी हुई थी। जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है और उससे पूछता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? आखिर ये क्लैन ने ये खतरे की घंटी क्यों बजाई है? जियान को अचानक से वहाँ पर देखकर पहले तो लिटिल फेरी डॉक्टर चौंक जाती है, मगर वो जल्दी से खुद को संभालते हुए उसे बताने लगती है, जियान, ये क्लैन पर दुश्मन क्लैन ने हमला कर दिया है। जियान ये बात सुनकर चौंक जाता है और उससे पूछता है, क्या अभी भी ये सिटी में ऐसा कोई क्लैन है जो ये क्लैन पर हमला करने की हिम्मत कर सके? तो इस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताते हुए कहती है, हाँ, अभी के लिए ये सिटी में तो ऐसा कोई क्लैन नहीं है, पर पूरे पिल रीजन में एक ऐसा क्लैन है जिसका नाम है काओ क्लैन। काओ क्लैन ने अभी के लिए ये क्लैन पर हमला कर दिया है। जियान काओ क्लैन का नाम सुनकर चौंक जाता है। जियान काओ क्लैन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह जानता था। काओ क्लैन पिल रीजन के जो टॉप 5 क्लैन थे उनमें दूसरे नंबर पर आता था। काओ क्लैन में कई सारे काबिल यंग एल्केमिस्ट थे, जिनकी वजह से काओ क्लैन की पावर पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जा रही थी। यहाँ तक कि अभी के लिए काओ क्लैन पिल टावर में भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने लगा था। उसकी पावर डे बाय डे बढ़ती जा रही थी और कोई भी ऐसा क्लैन नहीं था जो उसे ऐसा करने से रोक सके। मगर जियान ये बात सुनकर चौंक गया था कि आखिर काओ क्लैन जैसा क्लैन जो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि आइस रिवर वैली भी उस पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगी, वो काओ क्लैन आखिर ये क्लैन जैसे मामूली से छोटे क्लैन पर हमला क्यों कर रहा है? आखिर उन्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो ये क्लैन जो अभी के लिए पूरी तरह से लगभग बर्बाद होने वाला है उस पर हमला करने आए हैं? जियान के मन में बहुत सारे सवाल थे, मगर उसके पास इनका जवाब नहीं था। इनका जवाब लिटिल फेरी डॉक्टर के पास था। इसलिए जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ मुड़ता है और हड़बड़ाते हुए उससे पूछता है, लिटिल फेरी डॉक्टर, आखिर ये पूरा मैटर क्या है? आखिर काओ क्लैन जैसा क्लैन ये क्लैन पर हमला करने क्यों आया है? क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? अगर पता है तो मुझे जल्द से जल्द बताओ। हमें ये क्लैन की मदद करनी होगी। हमने उन्हें मदद करने का वादा किया है। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।